हेलो, वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस 11th क्लास। आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है 11th क्लास में। तो 11th क्लास में जैसे स्टूडेंट्स 10th से 11th में आते हैं तो उनके लिए एक बड़ी चीज़ें आती है सामने। उनको कुछ नई नई चीज़ें पढ़ना पड़ती है और नए सब्जेक्ट्स के नाम सुनना पड़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम उसी में से एक सब्जेक्ट को लेकर आए हैं आपके सामने, फिजिक्स। आज हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फिजिक्स कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, आपने इसे 10th में भी पढ़ा है। 10th में भी कुछ चैप्टर ऐसे थे जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, कुछ फ्रिक्शन टाइप आपने कुछ पढ़ा होगा या फिर नाम सुना होगा। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बेसिक साइंस है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th की फिजिक्स लेक्चर सीरीज़, जिसे आप गूगल क्लासरूम की हेल्प से एक्सेस कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के जो लेक्चर हैं उस लेक्चर में हम 11th फिजिक्स का एक इंट्रोडक्शन लेंगे और हम देखेंगे कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फिजिक्स एकेडमी के साथ। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 1। द नेम इज़ फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर जो है इसमें हमें केवल फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? इंट्रोडक्शन। तो फिजिकल वर्ल्ड में हमें फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इसमें हम कोई नई चीज़ नहीं पढ़ना है कि केवल एक इंट्रोडक्शन होगा फिजिक्स का। तो आइए स्टूडेंट्स पेन कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड, इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे फिजिक्स का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि फिजिक्स है क्या, फिजिक्स क्या है। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ फिजिक्स। व्हाट इज़ फिजिक्स। तो आइए पहले क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स है क्या। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा आसपास जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती है, जितने भी नेचुरल फिनोमेना होते हैं, वो सारे फिजिक्स तो हैं। नेचर किस तरह से काम करती है, प्रकृति किस तरह से काम करती है। जब किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं वापस नीचे आ जाती है, किसी भी ऊपर फेंकी हुई चीज़ नीचे क्यों आती है, इंद्रधनुष रेनबो क्यों बनता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है, होम अप्लाइंसेस हैं, होम के अंदर जो पंखा चल रहा है, आप मुझे देख पा रहे हो, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, ये क्यों हो रहा है। तो पुराने टाइम से जो मानव था उसकी जिज्ञासा थी कि वो देखना चाहता था कि प्रकृति किस तरह से काम करती है और क्यों काम करती है। वो अधिकतर खुद से क्वेश्चन पूछता था और उन क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए उत्सुक रहता था और हमेशा ट्राई करता था कि इन क्वेश्चन के आंसर किसी न किसी तरह से मिले। कुछ टाइम बाद कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने ट्राई करा, इस प्रकृति को अध्ययन करना स्टार्ट करा और इस प्रकृति का जैसे जैसे अध्ययन करते गए कुछ प्रकृति के कुछ खुलासे सामने आए और उन सारी चीज़ों की उन्होंने स्टडी की। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेना। तो इसका आंसर लिखते हैं स्टूडेंट्स हम, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेना। तो फिजिक्स क्या है स्टूडेंट्स? नेचर मतलब प्रकृति और उसमें जितनी होने वाली घटनाएं होती हैं उन सब की क्या है? स्टडी है। तो फिजिक्स इज़ व्हाट? फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेना। तो आपको ये याद रखना है, कोई पूछे फिजिक्स क्या है तो फिजिक्स जो प्रकृति है और प्रकृति में होने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सब की स्टडी करना है। स्टडी करना है मतलब हमें कुछ चीज़ें पता लगाना है कि कोई चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म पता करना है। इसकी एक और डेफिनेशन देते हैं स्टूडेंट्स हम। और फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स जो है वो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, फिजिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, जिसमें हम इन विच मैटर, एनर्जी एंड their interaction studied। सो स्टूडेंट दूसरे हमने डेफिनेशन क्या लिखी, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? मैटर, एनर्जी
और दोनों का जो इंटरएक्शन होता है, दोनों आपस में किस तरह से कोरिलेट करते हैं, दोनों एक दूसरे में किस तरह से हेल्प करते हैं एक दूसरे को, उस इंटरेक्शन को स्टडी करना है। अगर आप अपने आसपास कुछ भी देखें तो आपको केवल दो चीज़ें दिखेगी इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में। अगर आप देखें तो आपको केवल मैटर दिखेगा, मतलब जो पदार्थ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जितने भी स्टेट ऑफ मैटर होती है, ये मैटर दिखेगा। और मैटर को चलाने के लिए, मैटर को एक्टिव करने के लिए क्या दिखेगी आपको? एनर्जी। जैसे हम क्या है, एक तरह से पूरा मैटर है, और हमारे अंदर एक एनर्जी है जो हमें जीवित रखती है, जो हमें एक्टिव रखती है। तो इस पूरे यूनिवर्स के अंदर मैटर होता है, जो पदार्थ हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जितने भी आपस में आसपास जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे सारा मैटर है, मैटर। और उसके अंदर एक एनर्जी है जो एक इनविजिबल पावर है, एक शक्ति है जो सारे मैटर को एक्टिव रखती है या फिर उसे चलाती है। जैसे एक ट्रक चल रहा है, तो ट्रक क्यों चल रहा है? ट्रक एक मैटर है, उसके अंदर एनर्जी नाम का फ्यूल रखा हुआ है, जो फ्यूल बर्न होता है और ट्रैक्टर चलता है। और एक टाइम बाद जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तब ट्रैक्टर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो मैटर और एनर्जी का दोनों का आपस में जो इंटरेक्शन होता है, दोनों किस तरह से आपस में इंटर कोरिलेट करते हैं, एक दूसरे से किस तरह से मिक्स होते हैं या फिर एक दूसरे को किस तरह से हेल्प करते हैं, इनका जो इंटरेक्शन होता है उसकी क्या है? स्टडी है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको फिजिक्स बताया, फिजिक्स क्या है, दोनों की डेफिनेशन। फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिना। और दूसरी डेफिनेशन हमने देखी, फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन आर स्टडीड। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा जो फिजिक्स के अंदर है, फिजिक्स के अंदर हमने दो लॉज बना रखे हैं, टू फंडामेंटल लॉज इन फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर हमने दो फंडामेंटल लॉज बनाए, तो दोनों फंडामेंटल लॉज को हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसे नोट कर लीजिएगा। तो अब हम स्टूडेंट्स फिजिक्स के अंदर टू फंडामेंटल लॉज की स्टडी करने वाले हैं। फिजिक्स में हमने दो फंडामेंटल लॉज बनाए हैं जिन्हें सारी थ्योरी सपोर्ट करती है, या फिर जो भी थ्योरी देखेंगे आप, ग्रेविटेशन देखेंगे या फिर कुछ भी पढ़ने वाले फिजिक्स के अंदर, तो दो चीज़ें कॉमन होती है स्टूडेंट्स। तो टू फंडामेंटल लॉ, टू फंडामेंटल प्रिंसिपल, यस प्रिंसिपल, टू फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्टूडेंट्स, टू फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो पहला क्वेश्चन तो देखा व्हाट इज फिजिक्स, बाद में देखते हैं टू फंडामेंटल प्रिंसिपल। फिजिक्स के अंदर दो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो मूलभूत प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। तो क्या क्या सिद्धांत है फिजिक्स के अंदर? पहला जो प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन। यस स्टूडेंट्स, इसे हम क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन। तो ये यूनिफिकेशन क्या है? ध्यान से देखिए वर्ड, यूनिफाई करना, मतलब चीज़ों को एक में संजोना। जैसे आपने देखा होगा नेकलेस के अंदर हम अलग अलग तरह के मोती को एक धागे के अंदर पिरो देते हैं। तो यूनिफाई करना मतलब है कि अपने जो नेचर है, प्रकृति है, प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है, अपन चाहते हैं कि कम से कम सिद्धांत या कम से कम लॉस की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएँ। मतलब चीज़ें कुछ मुट्ठी भर हो और उनकी हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएँ, इसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन। मतलब चीज़ों को हमने क्या कर दिया है? कम कर दिया है या एक में एकत्रित कर दिया है। तो यूनिफिकेशन का मतलब होता है वी कैन ट्राई टू एक्सप्लेन, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज यूनिफिकेशन? वी कैन ट्राई टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिनोमिना, वी कैन ट्राई टू एक्सप्लेन डाइवर्स का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, अलग अलग तरह के जो फिनोमिना होते हैं, घटनाएं होती हैं। वी कैन ट्राई टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिनोमिना विद द हेल्प ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट और फ्यू लॉज लिख लेते हैं, फ्यू लॉज। तो यूनिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? हम क्या चाहते हैं फिजिक्स के अंदर? वी कैन ट्राई टू एक्सप्लेन, हम चाहते हैं कि जो अलग अलग तरह की फिनोमेना होते हैं, अलग अलग तरह की घटनाएं होती हैं, वी कैन ट्राई टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिनोमेना विद द हेल्प ऑफ फ्यू लॉज।
मतलब हम कुछ मुट्ठी भर सिद्धांतों की हेल्प से फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ों को क्या करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अब ये कैसे होगा, तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लेते हैं हम ग्रेविटेशन का, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट्स आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नाम सुना होगा या फिर हो सकता है आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ग्रेविटेशन क्या होता है, आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने कहा था कि दो बॉडी होगी, दो मैटर जिनके पास मास होगा, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को फेंका जाता है तो हमेशा नीचे क्यों जाती है, क्योंकि अर्थ जो होती है उस ऑब्जेक्ट को कहाँ खींच रही है, नीचे की तरफ खींच रही है, इसलिए इसको कहा गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट माने ये और दूसरा ऑब्जेक्ट माने ये, दोनों ऑब्जेक्ट हैं और दोनों के पास मास होगा। मान लेते हैं इसका मास मान लेते हैं m1, इसका मास मान लेते हैं m2। तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसी तरह से m2 भी m1 को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं और जिनके पास भी मास होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किसने दिया था, आइजैक न्यूटन ने। तो जब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया गया तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से कितनी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया, देखते हैं हम। पहला, एक कहानी सुनी होगी आपने, फॉल ऑफ एन एप्पल। न्यूटन के सर के ऊपर क्या गिरा था, एप्पल गिरा था। तो फॉल ऑफ एन एप्पल, इसको समझाया जा सकता है कि एप्पल नीचे क्यों गिरता है, सिंपल सी बात है, ग्रेविटेशन के कारण गिरता है। दूसरा देखते हैं, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। किसका मोशन स्टूडेंट्स, मून का, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर मोशन। ये भी किस कारण होता है स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन के कारण होता है। क्योंकि ध्यान से देखें, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक अर्थ ऑब्जेक्ट है, एक मून ऑब्जेक्ट है, दोनों के पास मास है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अर्थ के चारों ओर कहाँ कौन घूमता है, मून घूमता है। तो मून का मोशन भी किसकी हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से। तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम, मोशन ऑफ सैटेलाइट, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट। क्या है स्टूडेंट्स, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड प्लैनेट। जो सैटेलाइट होते हैं जिन्हें हम कम्युनिकेशन के लिए या दूसरे पर्पस के लिए अंतरिक्ष के अंदर लॉन्च करते हैं, तो उन सैटेलाइट का जो मोशन होता है वो किसी प्लेनेट के चारों ओर इस तरह से घूमती है। तो वो भी किस कारण घूमती है स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन के कारण। तो ध्यान से देखो, ग्रेविटेशन की हेल्प से हमने कितने अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, और भी अनगिनत ऐसी चीज़ें जिनको अपन ग्रेविटेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने क्या करा, चीज़ों को यूनिफाई करा। क्या करा स्टूडेंट्स, यूनिफाई। तो हमने समझा कि यूनिफिकेशन क्या होता है। व्हाट इज यूनिफिकेशन, वी कैन ट्राई टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना विद द हेल्प ऑफ फ्यू लॉज। कुछ लॉ की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन। इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दूसरा एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा एग्जांपल है, ये नया वर्ड आपको सुनने को मिलेगा स्टूडेंट्स, पेशेंस रखिएगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टूडेंट्स, मैं पहले ही आपको एक नोट देना चाहता हूँ कि आज के लेक्चर में आप बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, ये क्या है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इसमें पूरे फिजिक्स का इंट्रोडक्शन लेंगे, तो इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें आने वाली है। तो पेशेंस रखना, हम सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे बाकी ग्रेट डिटेल के अंदर। अभी केवल उनको ओरल समझने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये क्या है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, उसी तरह से एक थ्योरी दी गई जिसको अपन बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब ये थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, ये स्टडी होती है हीट और वर्क की। ये स्टडी किसकी है, नॉर्मली देखा जाए तो हीट एंड वर्क की स्टडी है। किसकी स्टडी है स्टूडेंट, हीट एंड वर्क की। हीट मतलब जो गर्मी, और वर्क मतलब जो काम करना। जैसे हमने अगर काम करा, इस तरह से काम कर रहे हैं, तो हाथ क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। मतलब हमने वर्क करा तो क्या जनरेट हुई, हीट।
और हो सकता है हीट दें तो वर्क भी हो, ठीक है। तो इन दोनों की स्टडी जो होती है उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी कुछ नियम दिए गए थे, उसका कौन सा नियम पढ़ेंगे? सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट लॉज, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लॉज है। इसकी हेल्प से बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप देखना, आपको थोड़ा सा सरप्राइज्ड होगा कि ये क्या कर रहे हैं हम। देखो स्टूडेंट्स, जब आप एक कप ऑफ कॉफ़ी का एक कप टेबल पर गर्म रखते हैं, गर्म हॉट है ना, हॉट कॉफ़ी को आप टेबल पर रखते हैं, तो कुछ टाइम बाद क्या देखते हैं कि जो हॉट कॉफ़ी थी वो क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी, है ना। कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफ़ी, है ना, कप ऑफ टी बिकम्स कोल्ड, हॉट कप ऑफ टी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम एक गर्म चाय का कप टेबल पर रख दें तो कुछ टाइम बाद जो गर्म था वो कैसा हो जाएगा? ठंडा। मगर उल्टा होता है क्या कि आप ठंडी चाय को रखो टेबल के ऊपर और कुछ टाइम बाद क्या हो जाए? गर्म हो जाए। इसका मतलब ये है कि हॉट से कोल्ड होता है मगर कोल्ड से हॉट नहीं होता। रिवर्स इज़ नॉट ट्रू स्टूडेंट्स। हॉट कप ऑफ टी बिकम्स कोल्ड बट कोल्ड कप ऑफ टी बिकम्स हॉट इज़ नॉट ट्रू। रिवर्स इज़ नॉट ट्रू, मतलब उल्टा पॉसिबल नहीं है। रिवर्स इज़ नॉट ट्रू। ये तो हमारी डेली एक्सपीरियंस की चीज़ है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से हमने क्या देखा कि प्रकृति के अंदर जो चीज़ें होती है वो केवल एक डायरेक्शन के अंदर होती है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हॉट से हमेशा कैसा होगा? ठंडा। मगर कभी भी ऑब्जेक्ट खुद से ठंडे से क्या नहीं हो सकता? गर्म नहीं हो सकता। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें हम, तो इसके अंदर देखते हैं हम वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप पूरा वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हो मगर पूरी के पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब इधर से इधर तो जा सकते हैं मगर इधर से इधर वापस जाना पॉसिबल नहीं है। इसको भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से समझा जा सकता है। इसका मतलब ये है, जैसे वर्क करा हमने, जैसे देखो वर्क करते हैं, ये वर्क कर रहे हैं हम, तो वर्क करने से क्या जनरेट हो रही है? आपके हाथ गर्म हो रहे हैं, इसका मतलब वर्क से क्या जनरेट हो रही है? हीट। मगर उल्टा, अगर अपन हाथ ऐसे रखें और इसको उतनी हीट दें जितनी हीट हमारे हाथ में प्रोड्यूस हुई थी, हीट मतलब गर्मी दें, तो क्या ये अपने आप चलने लगेंगे ऐसे? नहीं होगा ना ऐसे। मतलब वर्क को हीट में तो पूरा कंप्लीट किया जा सकता है मगर हीट को पूरी तरह से वर्क में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। अब देखो और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे देखो टायर का ट्यूब, आपने देखा होगा टायर के ट्यूब में अगर एक छोटा सा छेद हो जाए तो क्या होता है? उसके अंदर जितनी भी हवा होती है वो कहाँ निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। मगर आपने कभी देखा है कि फटा हुआ टायर के अंदर आसपास के सराउंडिंग की सारी एयर फटे हुए टायर के अंदर घुस जाए? ऐसा तो नहीं होता है ना। इसका मतलब होता है प्रकृति के अंदर प्रकृति ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए रखे हैं कि चीज़ें केवल एक डायरेक्शन में होगी, आगे से पीछे जाएगी मगर पीछे से आगे आना पॉसिबल नहीं है। जैसे हम पास्ट से फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं, फ्यूचर से पास्ट की तरफ नहीं आ सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों को समझा जा सकता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर जो फिनोमेनाज होते हैं वो केवल वो कौन से डायरेक्शन में मूव करते हैं? वन डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पहला 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल पढ़ा यूनिफिकेशन में कम से कम लॉज की हेल्प से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करना। 2 एग्जाम्पल देखें, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक एग्जाम्पल और देखते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर हम। एक एग्जाम्पल और देखते हैं स्टूडेंट्स के अंदर। ये एग्जाम्पल है हमारा, नाम सुनिएगा स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम है, ये थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल। साइंटिस्ट का नाम क्या था? मैक्सवेल। इनका पूरा नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। तो पुराने टाइम में क्या हुआ स्टूडेंट्स, जैसे अपन को पता है, जैसे अगर अपन देखा जाए तो चार्ज, आपने नाम सुना होगा चार्ज क्या होता है?
किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो चार्ज क्यों आता है? तो आपको पता होगा कि एक एटम होता है, स्टूडेंट्स देखिए एटम होता है, इस एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। और अंदर कौन होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। आसपास कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन उसके आसपास चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अगर देखो स्टूडेंट्स, इस पूरे एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं हम, तो बताओ क्या बचेगा? ये पूरा एटम बचा। अब आप बोलेंगे इसके अंदर प्रोटॉन बचा और न्यूट्रॉन बचा, तो चार्ज कितना बचा? तो इसके ऊपर कितना चार्ज बचा? पॉजिटिव चार्ज बचा, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है। तो जो चार्ज प्रोटॉन का होगा वही चार्ज इस एटम का होगा। तो एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। जैसे आपने नाम सुना होगा H+, Na+, ये चार्ज होता है ना स्टूडेंट्स, इनको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से कुछ होते हैं Cl-, नेगेटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, तो इनको भी हम पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे जो चार्ज है, ये चार्ज हमारे काम का है, चार्ज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, पुराने टाइम में चार्ज की स्टडी की गई। किसकी स्टडी की गई? चार्ज की। तो चार्ज की स्टडी की गई, चार्ज कैसा होता है, जब वो चार्ज चलने लगता है तो क्या होता है, जब चार्ज रेस्ट में मतलब आराम से बैठा रहता है तब क्या होता है, जब वही चार्ज तेज़ी से चलने लगता है, लगातार उसकी स्पीड बढ़ती जाती है तब क्या होता है। तो चीज़ें अलग अलग होती है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हमने को देखने को मिली। तो उसके अंदर मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा, जितने भी बहुत सारे लॉज बना रखे थे हमने, इतने सारे लॉज को केवल 4 इक्वेशन के अंदर उन्होंने उसको बना दिया। इतने सारे लॉज को केवल 4 इक्वेशन की हेल्प से एक्सप्लेन कर दिया। तो इसको कहा जाता है मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। मैक्सवेल ने कितने इक्वेशन दी? 4 इक्वेशन। सारे चीज़ों को मिलाकर उन्होंने केवल 4 इक्वेशन के अंदर उसको पुरो दिया। तो देखते हैं चारों इक्वेशन क्या क्या एक्सप्लेन करती है। केवल ऊपर से देखेंगे हम चारों इक्वेशन। तो देखो स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट जो है आपकी, इक्वेशन फर्स्ट बताती है कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, जैसे चार्ज को हम रिप्रेजेंट करेंगे Q से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Q से। ये Q कोई चार्ज है यहाँ पर बैठा हुआ है, ये रेस्ट में। किस में है स्टूडेंट्स? रेस्ट में। रेस्ट मतलब आराम कर रहा है, अभी हिल डुल नहीं रहा, ठीक है। तो कोई अगर चार्ज रेस्ट में होता है तो ये अपने आसपास कुछ जनरेट करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? कुछ जनरेट करता है। ये उसी तरह से जनरेट करता है जैसे आप इसकी चार्ज की जगह देखें, एक मैग्नेट रखा हुआ है। मैग्नेट के अंदर हमें पता है नॉर्थ और साउथ पोल होता है, ये मैग्नेट बार दे रखी है। क्या होता है स्टूडेंट्स, जब मैग्नेट के पास में आप आयरन की छोटी सी कील ले जाएं, जैसे ही आप मैग्नेट के पास में आयरन की कील ले जाते हैं तो मैग्नेट उस आयरन की कील को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। मगर एक लिमिट से ज़्यादा पास में जाएंगे तो अट्रैक्ट करेगा, एक रीज़न से बाहर जाएंगे तो फिर अट्रैक्ट करना बंद कर देता है। तो मैग्नेट का भी एक रीज़न होता है, जैसे मैग्नेट का वो रीज़न है, इसके अंदर जैसे ही आप कील रखेंगे वो अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींच लेगा, और बाहर रखेंगे तो वो अट्रैक्ट कर पाएगा या फिर बहुत कम कर पाएगा। तो ये जो रीज़न होता है, जहाँ तक उस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव रहता है, एक मैग्नेट का जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है उसको अपन बोलते हैं इस प्रभाव क्षेत्र को हम बोलते हैं फील्ड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फील्ड। और ये मैग्नेट ने जनरेट करी है, इसलिए हम कहेंगे इसे मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स से? मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट का वह रीज़न जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस, जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैग्नेट अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, उसी तरह से एक चार्ज जो रेस्ट में है वह भी अपने चारों ओर क्या करता है? एक फील्ड जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? फील्ड। मगर चार्ज के कारण जो फील्ड जनरेट होती है उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स हमें इसे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप केवल इतना ध्यान रखें स्टूडेंट्स, चार्ज 2 तरह के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा? नेगेटिव चार्ज। केवल 2 चार्ज ही पॉसिबल है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब एक दूसरे को दूर धक्का देते हैं। ये वाला चार्ज इसको उधर धक्का दे रहा है और ये वाला चार्ज इसको इधर धक्का दे रहा है। तो 2 सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उसी तरह से जैसे 2 नेगेटिव चार्ज हों,
ये दोनों नेगेटिव चार्ज भी क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रिपेल। रिपेल मतलब एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। बट क्या होगा जब दो अपोजिट चार्ज हों, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, तो प्लस वाला माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसी तरह से माइनस वाला प्लस को भी क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें हमने एक रूल्स बनाया, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये उसी तरह का चार्ज है स्टूडेंट्स, है ना, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्ज भी अपने आसपास कुछ जनरेट करता है जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस होता है, और उस इन्फ्लुएंस के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो या तो उस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या फिर उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो आप ध्यान से देखें, जब एक चार्ज रेस्ट में रहता है तो अपने आसपास क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैक्सवेल ने जो 4 इक्वेशन दी, पहली इक्वेशन से इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें किसकी स्टडी की जाती है, चार्ज की। मगर कौन सा चार्ज जो किस में रहता है, रेस्ट में। नोट करिएगा इसे, कौन सा चार्ज जो चार्ज कैसा रहता है, रेस्ट में। और रेस्ट में होने के साथ साथ ये अपने आसपास क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिया। तो एक इक्वेशन से इलेक्ट्रोस्टैटिक को एक्सप्लेन किया गया। जब दूसरा इक्वेशन दिया उन्होंने, मैक्सवेल ने, दूसरे इक्वेशन से मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन किया गया स्टूडेंट्स। किसको एक्सप्लेन किया गया, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म देख चुके हैं, एक मैग्नेट अपने चारों ओर जो रीजन जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस रहता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्टडी की जाती है उसको कहते हैं मैग्नेटिज्म। थर्ड इक्वेशन दिया स्टूडेंट्स मैक्सवेल ने। थर्ड इक्वेशन में मैक्सवेल ने कहा कि हाउ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड देखा आपने कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है स्टूडेंट्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में भी कुछ रिलेशन होता है, दोनों में भी क्या होता है, कुछ रिलेशन होता है। कि हाउ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ध्यान से देखें, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आता है, एक मैग्नेट के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आता है, एक चार्ज के कारण। तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इक्वेशन 4 जो दिया मैक्सवेल ने स्टूडेंट्स, इसका जस्ट अपोजिट था। इक्वेशन 4 ने एक्सप्लेन करा कि हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो देखें वापस स्टूडेंट्स, मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए। अब देखें 4 इक्वेशन में कितना जादू था कि चारों इक्वेशन में इतना बड़ा फिजिक्स को कवर कर लिया। कुछ लॉज की हेल्प से हमने इतनी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। ये सारा जो है आप 12th में पढ़ने वाले हैं, इसका हम केवल ओवरव्यू लेने जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी की जाती है, इक्वेशन 2 में मैग्नेटिज्म की स्टडी की जाती है, इक्वेशन 3 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इक्वेशन 4 में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसकी स्टडी की जाती है। तो 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल में पहला प्रिंसिपल पढ़ा हमने यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन में हमने 3 एग्जाम्पल देखे। पहला एग्जाम्पल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दूसरा एग्जाम्पल देखा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और तीसरा एग्जाम्पल देखा मैक्सवेल 4 इक्वेशन। तो आइए स्टूडेंट्स हम सेकंड लॉ को देखते हैं, सेकंड प्रिंसिपल को देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने पहले पार्ट के अंदर देखा यूनिफिकेशन क्या होता है। यूनिफिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि चीज़ों को यूनिफाई करना। उसमें आप एक एग्जांपल जरूर याद रखिएगा। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, रिडक्शनिज्म। क्या होता है सेकंड पॉइंट, रिडक्शनिज्म। अब रिडक्शनिज्म क्या है, सिंपल सा वर्ड से समझे ना, रिडक्शन कम करना। इसका मतलब होता है टू स्टडी, देखिए डेफिनेशन देखते हैं, टू स्टडी द लार्ज कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अगर आपको किसी बड़े सिस्टम की स्टडी करना है, लार्ज मतलब बहुत बड़ा सिस्टम होगा, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आएंगे, बहुत सारी नई नई चीज़ें हो सकती है उसके अंदर,
अगर आपको एक बड़े सिस्टम की स्टडी करना है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल है, बहुत कठिन है सिस्टम, टू स्टडी द लार्ज कॉम्प्लेक्स सिस्टम, फर्स्ट we study about its constituent parts। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। एग्जांपल स्टूडेंट से, जैसे अगर आपको कहा जाए कि जनरेटर, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसकी स्टडी करें। बताइए जनरेटर कैसा होता है, कैसे काम करता है, और आपको दे दिया जाए कि बताइए इलेक्ट्रिक जनरेटर की स्टडी करें। तो आपने पहले तो कभी इलेक्ट्रिक जनरेटर देखा नहीं था। जब आप इलेक्ट्रिक जनरेटर को देखेंगे, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा सिस्टम है, लार्ज है, और कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं। अंदर देखेंगे कि बहुत सारे पार्ट्स लगे होंगे इसके अंदर। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर की स्टडी करना है तो पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, टू स्टडी द लार्ज कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो पहले क्या करेंगे, इसको आसान बना लेंगे। आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसे खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे, इसके एक एक पार्ट्स को अलग कर लेंगे और हर पार्ट्स की स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद में पूरे को कंबाइन करके पूरे की स्टडी हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या लिखा है रिडक्शनिज्म में, टू स्टडी द लार्ज कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अगर किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम की स्टडी करना है आपको, तो आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट वी स्टडी अबाउट इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स। कंस्टिट्यूएंट्स मतलब जिन पार्ट्स से मिलकर ये बड़ा सिस्टम बना है, पहले उनकी स्टडी करना चाहिए। उन सब की स्टडी करने के बाद में आप उस बड़े सिस्टम की स्टडी करिए, जिससे आपको बहुत आसानी होगी। जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर, अब जनरेटर की स्टडी करना स्टार्ट करी, तो आपने क्या करा, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना स्टार्ट करा, मतलब उसको ओपन करना स्टार्ट करा। जनरेटर ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको मिलेगा वहाँ पर एक मैग्नेट। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, मैग्नेट। तो मैग्नेट की स्टडी करिए कि मैग्नेट क्या होता है, कैसे अट्रैक्ट करता है, क्या काम है मैग्नेट का। फिर आप देखेंगे उसके अंदर और चीज़ें मिलेगी, आपको एक आर्मेचर मिलेगा। आर्मेचर कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, एक इस तरह की कोयल होती है जिसके ऊपर वायर लपेटा होता है, ठीक है। आर्मेचर मिलेगा, और इस तरह से आपको अंदर हो सकता है कि कार्बन की स्लिप रिंग्स मिल जाए, इस तरह की रिंग्स मिल जाएगी आपको। तो इन सारी छोटे छोटे पार्ट्स की स्टडी करेंगे तो आप जनरेटर की स्टडी करना आपको आसान हो जाएगा। इसी चीज़ को हम बोलते हैं रिडक्शनिज्म। किसी बड़े चीज़ की स्टडी करने से पहले क्या करो, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लो, सबकी स्टडी करो, फिर बड़े सिस्टम की स्टडी करना बहुत आसान हो जाएगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है स्टूडेंट्स, जैसे थर्मोडायनेमिक्स। अभी ये वर्ड सुना था हमने, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स इज स्टडी ऑफ हीट एंड वर्क। थर्मोडायनेमिक्स वर्क और हीट की स्टडी है, और उनके आपस में इंटरेक्शन, वो आपस में किस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, उसकी स्टडी है। तो हमने क्या करा स्टार्टिंग में, थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर भी छोटी छोटी ब्रांच बटी हुई है, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की। तो इसकी स्टडी करने के लिए, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम था, इसकी स्टडी करने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए हमने क्या करा, इसको एक छोटा पार्ट बनाया। उस छोटे पार्ट को बोलते हैं स्टूडेंट्स काइनेटिक। ये सारी चीज़ें आप 11th फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं आगे, सारे चैप्टर से हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करना आसान नहीं था, इसलिए हमने इसकी छोटा पार्ट बनाया, जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करी। मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हमने कहा कि हमने माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी। किसकी स्टडी करी स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। गैस किससे मिलकर बनी होती है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इसलिए हमने कौन सी स्टडी करी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी। फिर माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी, जितने भी रिजल्ट मिले, फिर उसने हमें हेल्प करा थर्मोडायनेमिक्स को समझने में। थर्मोडायनेमिक्स कौन सी स्टडी है, मैक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ी चीज़ों की स्टडी है। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, मैक्रोस्कोपिक जिसको आप खुली आंख से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। एटम मॉलिक्यूल्स को आंखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रिडक्शनिज्म क्या होता है, रिडक्शनिज्म वापस देखते हैं। टू स्टडी द लार्ज कॉम्प्लेक्स सिस्टम, फर्स्ट वी नीड टू स्टडी अबाउट इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स।
उसके छोटे छोटे पार्ट्स की स्टडी करेंगे, उसके बाद में उस बड़े सिस्टम की स्टडी करना बहुत आसान हो जाएगा। दो एग्जांपल देखिए, जनरेटर और थर्मोडायनेमिक्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, इसके बाद वाला सेकेंड टॉपिक, उसमें हम पढ़ेंगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में क्या क्या स्कोप हो सकते हैं और एक्साइटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स आप इतना सारा पढ़ें, इसको रिवाइज करें अच्छे से। थैंक यू।